वर्ष 2013 में देहरादून के जॉली ग्रांट में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय यानी SRHU की स्थापना की गई। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय करीब 30 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक विकास के क्षेत्र में सेवारत है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बलबूते SRHU देश ही नहीं दुनिया भर में पहचान बना चुका है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो भारत सरकार द्वारा देश भर के जरूरतमंद लोगों के लिए संचालित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के संचालन में भी इस संस्थान के हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट ने रिकॉर्ड कायम किया है। इस योजना के तहत देश भर में सबसे ज्यादा रोगियों का उपचार भी इसी हॉस्पिटल में हुआ है। हिमालयन देश का पहला टीचिंग हॉस्पिटल है जिसे आयुष्मान गोल्ड सर्टिफाइड होने का दर्जा प्राप्त है। उधर इसके एजुकेशनल फैक्टर की बात करें तो साफ है कि SRHU उत्तराखंड में एजुकेशन हब के तौर पर विकसित हो चुका है। SRHU की ओर से वर्तमान में मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, बायो साइंसेस सहित इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, योगा साइंसेस के कॉलेज चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप विकसित करने के लिए संस्थान की हिमालयन स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड स्किल डेवलपमेंट कॉलेज में कौशल विकास से जुड़े कोर्सेज का संचालन किया जा रहा है। यही नहीं, पहाड़ के युवाओं को उनके घर के पास ही गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा मिल सके, इसके लिए पौड़ी जिले के तोली गांव में गौरी हिमालयन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी GHSST हिल कैंपस की स्थापना की गई है। एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो चुका SRHU बाकी विश्वविद्यालयों से कैसे अलग है और स्टूडेंट्स को लेकर क्या भावी योजनाएं हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खुद विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना जी। वैसे तो डॉक्टर धस्माना का नाम उत्तराखंड की नामचीन हस्तियों में शुमार है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर धस्माना भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की उत्तराखंड शाखा के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर धस्माना स्वामी राम निष्काम कर्मयोग ट्रस्ट में अध्यक्ष, साधना मंदिर ट्रस्ट में महासचिव व अमेरिका में स्थापित स्वामी राम फाउंडेशन के चेयरपर्सन के रूप में भी अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बाखूबी निर्वहन कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर धस्माना विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जुड़कर समाज के उत्थान में प्रयत्नशील है। समाज में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें सैकड़ों प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसमें 1998 में गढ़वाल विभूति पुरस्कार, प्रबंधन के क्षेत्र में 2001 में डॉक्टर BC राय अवार्ड व 2005 में उत्तराखंड रत्न पुरस्कार मुख्य रूप से शामिल है। डॉक्टर धस्माना, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू, आपका आभार। शुक्रिया। डॉक्टर धस्माना, इस बातचीत की शुरुआत में आपसे सबसे पहले करूंगी ये पूछकर कि HIHT के संस्थापक परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर स्वामी राम जी लोग एक योग गुरु, संत, समाज सेवी, फिलोसोफर, लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी ऐसी कौन से सिद्धांत है जो आपको गाइड करते आए हैं आज तक? देखिए, स्वामी राम जी एक ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने प्रस्तुत किया। मेडिकल डॉक्टर्स को ये कहा कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए और मैं योग विज्ञान में क्या ताकत है वो मैं आपको दिखाता हूं। और ये सब जो एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर हुए, ये हुए USA में मेनिंजर फाउंडेशन में। उस समय क्योंकि जिस तरह से आज सोशल मीडिया है, दूसरे मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उतना विस्तार उस समय नहीं था। तो लेकिन वहां पे क्योंकि अमेरिका में जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, वहां के जो साइंटिफिक जर्नल हैं, उनमें ये सब जो एक्सपेरिमेंट स्वामी जी के ऊपर किए गए, जैसे उन्होंने 17 सेकंड के लिए अपने हार्ट बीट को रोक दिया था, अपने हाथ में ये यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का फर्क कर दिया था उसी हाथ पे, और अपनी मेंटल पावर से 20 फीट दूर रखी हुई नीडल को हिला दिया था। उसके बाद जब स्वामी राम जी निंद्रा में चले गए, डीप स्लीप में चले गए, उस समय आदमी डेल्टा वेव प्रोड्यूस करता है, तो जब साइंटिस्ट को ये श्योर हो गया था कि ये सो गए हैं, तो उसके बाद जो कुछ भी साइंटिस्ट ने उनके आगे पीछे उनकी सोई हुई अवस्था में किया, वो स्वामी जी ने उठने के बाद बता दिया कि आप ये कर रहे थे। तो ये बेसिकली उन्होंने जो योग की प्रक्रियाएं, योग की क्रियाएं,
उन्होंने सीखी अपने गुरु के सानिध्य में, अपनी प्रैक्टिस करके, और वो उन्होंने जब साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने इसको प्रस्तुत किया, योग विज्ञान की ताकत को। स्वामी राम जी का ये कहना था कि योग विज्ञान को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस के लोगों को योग विज्ञान की जरूरत है। योग विज्ञान अपने आप में कंप्लीट साइंस है। स्वामी जी ने जब ये एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर हुए तो उनकी बायोडाटा, उनकी जो बायोग्राफी थी वो निकली, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर, और वो खूब बिकी अमेरिका में। और जब स्वामी जी के पास उस पुस्तक का जो पैसा इकट्ठा हुआ तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या किया जाए इस पैसे का। तो क्योंकि स्वामी राम जी उत्तराखंड से थे, उत्तराखंड में उन्होंने अपना बचपन बिताया, उत्तराखंड की कंदराओं में रहे, पहाड़ों में रहे। और उस समय ये आप देखिए कि 1930 से लेकर के 50-60 के बीच जो है वो पहाड़ों में ऊपर घूमते रहते थे। तो वहाँ की व्यवस्था को देख करके, खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था को देख करके, वहाँ की एजुकेशन को देख के, तो उन्होंने उसी समय प्रण लिया था कि अगर कभी जीवन में मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस क्षेत्र के लिए कुछ करूंगा। तो सारे पैसे को प्रॉपरली अपना जो भारत सरकार का चैनल होता है उसके थ्रू उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में लाए, और ये जॉली ग्रांट में ये संस्थान की उन्होंने स्थापना करी। उनकी जो फिलॉसफी थी, उनकी फिलॉसफी उसमें मतलब ये बड़ा एक आश्चर्य की बात होती है कि कोई एक स्वामी ये कहे कि साहब मंदिर जाने से उतना फायदा नहीं है, गंगा स्नान करने से उतना फायदा नहीं है जितना फायदा है मानवता की सेवा करने से। तो उनकी जो फिलॉसफी थी, देहो देवालय प्रोक्ता जीवो देव सनातना, कि जो ह्यूमन बॉडी है इससे बड़ा श्राइन, इससे बड़ा टेम्पल, इससे बड़ा गुरुद्वारा, इससे बड़ा मस्जिद कोई नहीं है। और इसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को अगर हम उसकी सेवा कर सकते हैं, इस मानव शरीर की सेवा कर सकते हैं, इनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, इनको स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं, इस मानव जीवन का हम उत्थान कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी सेवा होगी। तो मानव सेवा करना उनका जो एक उनकी फिलॉसफी थी, उसी फिलॉसफी से हम सब लोग इस संस्थान में कार्यरत हैं, इस संस्थान को आगे ले जा रहे हैं। उनके बहुत सारे शिष्य आज भी संस्थान में कार्यरत हैं, फ्री सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तो हमारा मोटो यहाँ पर है कि हम मानवता की सेवा करें, उनके जो दुख हैं, अस्पताल के माध्यम से जो शारीरिक कष्ट हैं उनको दूर करें, और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे करके, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे करके हम उनको इस लायक बनाएं कि वो मानवता की सेवा कर सकें। तो इस फिलॉसफी के साथ हमारा संस्थान यहाँ जॉली ग्रांट में, जो कि देहरादून का जो एयरपोर्ट है उससे बिल्कुल लगा हुआ है, हम यहाँ पर स्वामी जी की इस फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ते हुए मानवता की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है आपके संस्थान की, उसके लिए मैं आप सभी की सराहना करनी चाहूंगी। डॉक्टर धस्माना, यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगी और आपसे अगला सवाल इसी बात पे पूछूंगी कि कमर्शियल युग में अधिकांश स्कूलों और कॉलेजों में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि एसआरएचयू की अगर हम बात करें तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बहुत अधिक महत्व यहाँ पर दिया जाता है। कृपया हमें इस संबंध में भी कुछ बताएं। देखिए, ये कहना कि कॉमर्शियल युग में संस्थान नहीं चाह रहे हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिले, बहुत से संस्थान इस ओर कार्य कर रहे हैं। हो क्या गया है कि ये जो नई पीढ़ी आ रही है, जो मैं नई पीढ़ी कहूंगा उसको, इनके पास एक्चुअली में सोशल प्लेटफॉर्म इतने अवेलेबल हैं, इतनी तरह की सूचनाएं इनके पास अवेलेबल हैं, वो जंक भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में देखता हूँ, सुबह से शाम तक इतने मैसेज आते हैं, उसमें से 2 या 3 मैसेज होते होंगे जिनसे कुछ जो है सीख मिलती है। अदरवाइज जस्ट फॉरवर्ड करके टाइम खराब सब लोग अपना करते रहते हैं। व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा सरदर्द हो गया है सबके लिए। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कोई कई बार लगता है कि अरे ऐसी ऐसी चीजें यूट्यूब पे क्यों हैं अवेलेबल। तो कोई ऐसा नहीं है कि जो संस्थान है वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। सभी संस्थान मैं समझता हूँ अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, कुछ ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये मैं समझता हूं जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं या स्कूल हैं, ये हम सबका एक दायित्व बन जाता है कि हम जो हमारी ये नई जो पौध है, इसको पौध कहता हूं मैं, ये जो नई हमारी पीढ़ी है, जो हमारा भारत का भविष्य है, इसको अगर हम सही रास्ते पे नहीं रखेंगे तो फिर हमारे भारत का भविष्य भी खराब है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे तरह तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ चलते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग। आज अगर आप देखें तो हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह का तनाव है, मेंटल स्ट्रेस है। और मेंटल स्ट्रेस
इसलिए है कि वो अपना जो उसका मूलभूत नेचर है, एक प्रसन्न रहने का, वो भूल गया। हम रैट रेस में दौड़ रहे हैं, हम दूसरे को देख के जलते हैं, हम दूसरे को देख करके परेशान होते हैं, हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं, हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, और इसलिए एक होड़ सी लग गई है कि मैं दूसरे को धक्का मार के कैसे आगे निकलूं। तो साइंस ऑफ जॉयफुल लिविंग जो हमारा सेमिनार होता है, इसमें हम बच्चों को अपना जो अस्तित्व है, असलियत में हम हैं क्या, ये हम उनको हल्का सा थोड़ा सा उनको ज्ञान देते हैं कि आप इसको खाली अपने आप को शरीर के रूप में मत देखिए, हम सांस लेने वाले भी हैं, हम इमोशनल बीइंग भी हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारा मन है, और इन सब में अगर प्रॉपर सामंजस्य नहीं होगा तो हम लोगों के लिए मैं समझता हूं हम बहुत प्रसन्नता पूर्वक जीवन नहीं जी पाएंगे। आज सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है, सबसे बड़े जो समस्या है वो यही है कि हम लोग अपने अंदर नहीं झांकते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते हैं, दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं अगर ये सब बच्चों को, हम सबको, अगर हमारा बेस क्या है, हम आखिर में हैं क्या, अगर वो सबको पता लगेगा, और ये जो फिलॉसफी स्वामी जी की है कि हमें मंदिर मस्जिद में जाने से बेहतर है एक इंसान की सेवा करनी है, उस इंसान के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि भाई ये आप पहले देखिए कि आप अगर आप भगवान देखना चाह रहे हैं, आप अगर भगवान की कहीं खोज कर रहे हैं, तो आपके सामने दूसरा आदमी बैठा हुआ है, उसको आप सही ढंग से ट्रीट कीजिए, उसके साथ अगर व्यवहार आपका ठीक है, उसको अगर आप सेवा ढंग से कर पाते हैं। हमारे संस्थान का जो मोटो है योगः कर्मसु कौशलम, आप अपने काम को कुशलता पूर्वक कीजिए। आप कहीं पर हैं, जो सफाई कर्मचारी है वो अपना काम कुशलता पूर्वक करे, जो माली है वो अपना काम कुशलता पूर्वक करे, जो प्रोफेसर है वो अपना काम कुशलता पूर्वक करे, और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का भी काम है पढ़ना, पढ़ाई लिखाई करना, वो कुशलता पूर्वक करेगा तो फेलियर कहीं होगा ही नहीं, एक जो वैमनस्यता है वो कहीं होगी नहीं। तो ये जो सबसे पहली चीज हम ये उनको बताते हैं। उसके साथ साथ मेरा यह मानना है, क्योंकि मैं भगवत गीता की जो टीचिंग्स है उनको फॉलो करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। भगवत गीता एक बहुत, मैं समझता हूँ एक बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ हम सब लोगों के लिए है। उसमें अगर हम बहुत ज्यादा उसमें न जाए, हम खाली उसका जो कर्म योग वाला चैप्टर है उसके ऊपर अगर हम ध्यान दे दें कि भैया हमको एक कर्म योगी हैं, हम सब लोग कर्म योगी हैं, हमें आवश्यक नहीं है कि हमें जोगी बनना है, सन्यासी बनना है, पहाड़ों में कहीं जाना है। हम अपना काम अगर प्रसन्न चित्त से, खुश हो करके, ये सोच करके कि मैं जो कर रहा हूं वो ऊपर वाले के निमित्त कर रहा हूं, मेरे अंदर भी परमात्मा है, दूसरे के अंदर भी परमात्मा है, और उन दोनों परमात्माओं की मुझे सेवा करनी है। तो भगवत गीता की टीचिंग को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कैरिकुलम में लागू कर दिया, उसको हमने कंपटीशन करने शुरू कर दिए हैं भगवत गीता की टीचिंग के ऊपर। तो इसके ऊपर हम लोग एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं। समय समय पे हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको ग्रुप डिस्कशन करते हैं, एक्चुअल में फ्यूचर में क्या उनके चैलेंजेस हो सकते हैं, कैसे उनको इन चैलेंजेस से डील करना है। ये बहुत बड़ी आर्ट है। आपके सामने कोई चैलेंज आ रहा है, और चैलेंजेस आएंगे क्योंकि दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके साथ हमको कोप अप करना है, उसके साथ चलना है, उसको अपने जीवन का हिस्सा भी बनाना है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम इस दौड़ में अपना अस्तित्व ना भूलें, दूसरे की सेवा करना ना भूलें, सेवा भाव हमारे अंदर हो, और हम विचलित ना हो। तो ये बहुत आवश्यक है। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज के युग में मैं इसको, आप कोई ये ना समझे कि मैं महिलाओं के कार्य करने के विरुद्ध हूं कि कार्य क्यों ऑफिस में काम क्यों करती हैं, सब बराबर हैं। लेकिन पहला जो सामाजिक ढांचा था वो एक बड़ा, उसका हर आदमी का ड्यूटी बटी हुई थी। पुरुष का काम था बाहर का काम करना, स्त्री का काम था घर में परिवार की रक्षा करना, परिवार को देखना, बच्चों के अंदर संस्कार डालना। अब आजकल अधिकतर परिवारों में माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे घर पर हैं, वो उनको सर्वेंट्स देख रहे हैं, वो पीठ पीछे क्या कर रहे हैं ये कोई देख नहीं रहा है। तो जो उनके अंदर जो प्रारंभिक तौर पे जो संस्कार डाले जाना चाहिए, दादा दादी घर पे नहीं है, नाना नानी घर पे नहीं है, तो बच्चों के अंदर जो इनिशियल संस्कार पड़ने चाहिए उसमें भी ह्रास आया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन इसको कृपया ऐसा ना लिया जाए कि मैं कोई महिलाओं के नौकरी करने के खिलाफ हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी, क्योंकि
ये इस तरह से चेंजेस सोसाइटी में आए हैं। परिवार जो एक यूनिटी में रहते थे वो नहीं रह रहे हैं। कई केसों में हस्बैंड कहीं है, वाइफ कहीं है, बच्चे जो है माँ के पास हैं या पिता के पास हैं। तो जो इनिशियल डेज में संस्कार बच्चों के अंदर पड़ने चाहिए वो नहीं पड़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना होगा, पूरे पूरे समाज को ध्यान देना पड़ेगा, वो सभी परिवारों को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अगर माता पिता काम कर रहे हैं तो बच्चों के अंदर संस्कार कैसे डाले जाएं। संस्कार डालने वाले स्कूल बंद हो गए। आज हम डे 1 से जो हमारी कोई शिक्षा बच्चों को मिल रही है, वो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी शिक्षा नहीं मिल रही है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति ने जो दिखाया हमको, गुरुकुल का रास्ता दिखाया था कि बच्चे जो है शुरू के 15-20-25 साल गुरुकुल में रह करके सीखते थे, तो उनके अंदर संस्कार डाले जाते थे। वो संस्कार अब नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि दुनिया की चकाचौंध आ गई है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चे हमारे पास आए हुए हैं तो उनको हम फिर भी किस तरह से, एक हमारा जो सनातन संस्कृति है, एक जो हमारी विश्व बंधुत्व की भावना है कि हम सब एक हैं, हमारे कलर अलग हो सकते हैं, हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम मानव हैं और हम इंसान हैं। हमारे अंदर से इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, कुछ भी हो जाए इंसानियत हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए, ताकि हम अपने परिवार की सेवा करें, अपने देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, पूरे विश्व की सेवा करें। तो ये कोशिश करते हैं हम बच्चों के अंदर हर तरह से, हर प्रकार से उनके अंदर ये डाला जाए, छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, काउंसलिंग सेशन के माध्यम से। तो इस तरह के हम लोगों ने एक वातावरण नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हम अपना प्रयास हमारा जारी रहेगा। जी, आपकी जो यूनिवर्सिटी ये प्रयास कर रही है कि बच्चों को ये शिक्षा दे कि सबसे ऊपर ये बात रखनी चाहिए कि इंसानियत हमारे अंदर से ना मरे, इंसान हम अच्छे बने, और वही हमारा सबसे पहला दायित्व जिंदगी में होना चाहिए। ये शिक्षा जो आप प्रदान कर रहे हैं बहुत 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 खूब। उसके लिए आपका धन्यवाद कि आप सब ये प्रयास कर रहे हैं मिलकर एकजुट होकर। शुक्रिया उसके लिए। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि SRHU को पॉलिसी और इनिशिएटिव्स के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, जो सामाजिक मूल्यों की जिम्मेदारी के लिए कमिटेड होते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी कैसे छात्रों को समाज सेवा के लिए प्रोत्साहित करती है? देखिए, क्योंकि हमारा हर स्टूडेंट जानता है कि ये संस्थान कैसे बनी है जी, इस संस्थान की बुनियाद क्या है, कौन इस संस्थान के संस्थापक थे, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ से वो कहाँ पहुंच गए। तो ये डे 1 से क्योंकि वो जान रहे हैं हमारी वैल्यू क्या है जी, और उनको ये पता है कि हम लोगों का मुख्य दायित्व है समाज के लिए काम करना। हमारी सामाजिक गतिविधियां बहुत हैं, फील्ड में बहुत सारा एक्सटेंसिव काम हम कर रहे हैं जी, चाहे वो हेल्थ सेक्टर पे हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर पे हो, चाहे वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्टर पे हो, इनकम जनरेशन के सेक्टर पे हो, हम स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर पे हो। तो बच्चे देखते रहते हैं कि ये संस्थान हमारा जो है एक ऐसी दिशा में काम कर रहा है जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। खाली हमारे यहाँ ये नहीं कि आइए पढ़ाई कीजिए, फीस दीजिए, जाइए। तो बच्चे क्योंकि खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारा समाज के प्रति दायित्व है, हमें समाज के प्रति कुछ करना है, तो देखते हैं जब उनके टीचर्स हैं, जो हमारी विंग्स हैं, डिफरेंट विंग्स, जो हमारी सोशल विंग्स हैं, वो जब काम कर रही हैं तो उसके माध्यम से बच्चों को प्रेरणा मिलती है और बच्चे इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं, इसको अंगीकार करने की कोशिश करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछूंगी कि हाल ही में आपके 2 PhD छात्रों ने स्टेट साइंस कांग्रेस सेमिनार में यंग साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। पहले तो उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। ऐसे में SRHU ने कल्चर ऑफ इनोवेशन और कमिटमेंट टू एक्सीलेंस को बढ़ावा देने में कौन कौन से फैक्टर्स ने योगदान दिया है? थोड़ा हमारे दर्शकों को आज इस बात पर भी कुछ बताइए। देखिए, मैं क्योंकि वाइस चांसलर हूं और मैं जब भी कोई मीटिंग कंडक्ट करता हूं, चाहे वो हमारी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हो या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग हो, सारे मेंबर्स को बोलने की आजादी होती है। आप बोलिए, अपना माइंड बताइए, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि हम कोई भी एक पॉलिसी बना रहे हैं, जब टीम के मेंबर अगर उसमें उनका बोलना बंद हो जाएगा तो फिर एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनती है। Correct. और इसी को फिर मैं अपने जो फैकल्टी है उनको भी मैं उदाहरण देता हूं कि भाई आप लोग जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ओपन कम्युनिकेशन रखिए। कई बार बच्चे नॉनसेंसिकल बात भी कर सकते हैं, उनको करने दीजिए, उनके माइंड को खुलने दीजिए। तो एक ओपन इन्वायरमेंट बनाने की, एक ओपन इकोसिस्टम बनाने की हमने कोशिश करी है कि बच्चे फ्रीली बोलें। जो कोई रिसर्च कर रहा है, लेट हिम स्पीक, लेट हिम से व्हाटएवर ही वांट्स से, लेट हिम शेयर हिज थॉट प्रोसेस। और उसने कुछ भी किया है उसको शेयर करने दो, उसको प्लेटफॉर्म पे आने दो।
तो मैं समझता हूँ ये ओपननेस का नतीजा है कि हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी 2 हमारे यंग स्टूडेंट्स को उनको बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला, उसको ये इसी का नतीजा है कि एक ओपन इकोसिस्टम हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम आती है, हर फैकल्टी का अपना अपना सोचना है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। फैकल्टी को मैं मोटिवेट करता हूं कि आप ओपन सिस्टम में काम कीजिए, लेट द स्टूडेंट स्पीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या उनके मन में थॉट प्रोसेस चल रहा है, लेट देम शेयर। क्या वो रिसर्च कर रहे हैं, लेट देम शेयर। आने दो उनको, आगे आने दो, क्योंकि हमारा काम है उनको गाइड करना, उनको ब्लॉक करना नहीं है। नॉर्मली क्योंकि हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के सामने कोई बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नहीं भैया बोलने दो बच्चों को, उनको उसके मन में थॉट चल रहा है उसको आने दीजिए बाहर, ताकि अगर वो कहीं पे गलत है तो उसको पता लगे, और अच्छा कर रहा है तो उसको एनकरेजमेंट मिले और वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। राइट। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछूंगी कि क्या SRHU पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करता है? कई सारे दर्शकों के मन में और छात्रों के मन में सवाल होते हैं, तो ये सवाल भी बहुत अहम हो जाता है। पोस्ट डॉक्टरल नहीं, मैंने तो सारी फैकल्टियों के लिए, जितनी हमारी फैकल्टी, हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने हर बजट में 1-1 लाख रुपए फैकल्टी का मैंने फ्री छोड़ रखा है। आपको जो करना है कीजिए, आपको कोई पेपर पब्लिश करना है, आपको कोई रिसर्च करनी है, आपको कोई आर्टिकल खरीदना है, आपको कुछ करना है, आप कीजिए। इस 1 लाख रुपए आपको हर साल, मान लीजिए हमारे यहाँ से इस समय करीब 400 करीब फैकल्टी है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 लाख रुपीज पर फैकल्टी। ये खाली रिसर्च के लिए हमने रखी हुई है। ऐसे ही जो हमारे PhD स्टूडेंट हैं, उनको हमने कह रखा कि भाई अगर जो हमारे अच्छा PhD स्कॉलर आएगा उसको हम हर महीना कुछ ना कुछ एक स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसा देंगे, ताकि वो बच्चा अच्छी रिसर्च करे। जो UGC नेट क्वालिफाइड बच्चे हमारे यहाँ PhD करेंगे, उनके लिए हमने पैसे की व्यवस्था कर रखी है कि उनको भी हम स्टाइपेंड देंगे। तो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फैकल्टी की हो, पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट की हो, उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई हुई है। राइट। पहले तो शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे प्रयास कर रहे हैं, इतना कुछ छात्रों के लिए करते हैं, सिर्फ एज एन ओवरऑल उनको एक इंसान अच्छा बनाने के लिए नहीं, उनके जो भविष्य है उसको भी आप मद्देनजर रखते हैं, उनके भविष्य को भी, और जो वो ख्वाहिशें अपने मन में सजोते हैं कि किस तरह का वो जिंदगी में आगे अपनी जिंदगी में उत्थान देखना चाहते हैं, उसको उसमें उनको मदद प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, अब मैं आप यहाँ से आगे बढ़ूंगी और अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन से पहले स्टूडेंट्स उसके प्लेसमेंट को लेकर रिसर्च करते हैं। कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय की पहचान का हिस्सा उसका प्लेसमेंट भी होता है। SRHU में प्लेसमेंट की क्या प्रक्रिया होती है? कहाँ कहाँ आपके स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है आज तक, क्या बताएंगे हम? देखिए, हम लोग 95 से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, और प्राइमरीली हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज शुरू किया था, नर्सिंग कॉलेज शुरू किया था, पैरामेडिकल प्रोग्राम शुरू किए थे। इन तीनों फील्ड में हमारे बच्चे आपको टॉप पोजीशन में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज के तो कम से कम 40% बच्चे आपको विदेशों में अच्छी सेवाएं देते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रखा हुआ है। अब हमने उसके बाद, जब हम यूनिवर्सिटी बने 2013 के बाद, उससे पहले हम खाली कॉलेज चलते थे, एफिलिएटेड कॉलेजेस थे। उसके बाद हम लोगों ने इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, बायो साइंसेज स्टार्ट किया, क्लिनिकल रिसर्च शुरू किया, योग विज्ञान शुरू किया। इनके बच्चे भी हमारे यहाँ, जो हमारे बीटेक कंप्यूटर साइंस के बच्चे, उनका 100% प्लेसमेंट हुआ है। MBA के बच्चों का 100% प्लेसमेंट हुआ है, और अच्छी कंपनियों में वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही बायो साइंसेज के बच्चे, क्लिनिकल रिसर्च के सारे बच्चे प्लेस हो गए हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने विशेष ध्यान हम दे रहे हैं, मैं सबको ये कहता हूं कि भाई थ्योरी पार्ट आप कम से कम पढ़ाइए, हैंड्स ऑन ज्यादा रखिए, प्रैक्टिकल काम ज्यादा रखिए। क्योंकि थ्योरी बच्चा घर में पढ़ सकता है, यूट्यूब पे लेक्चर सुन सकता है, बहुत से ओपन प्लेटफॉर्म है जहां बच्चा उस लेक्चर को सुन सकता है। उसको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन की जो अपॉर्चुनिटी मिले, तब जाके वो हम उसको एक कुशल जो वर्कफोर्स है, ट्रेंड वर्कफोर्स है, उसको हम क्रिएट कर पाएंगे, उसको हम डेवलप कर पाएंगे। तो इस ओर हम लोगों ने हर हमारे जो एजुकेशनल विंग है, अभी योग विज्ञान के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, खाली थ्योरी नहीं। तो हर फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, बायो साइंसेज है, क्लिनिकल रिसर्च है, उसमें हम हैंड्स ऑन के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। और बच्चे हमारे अच्छी अच्छी कंपनियों में, इन्फोसिस है, कुछ यहाँ पतंजलि फूड में लगे हुए हैं, एक्सिस बैंक में लगे हुए हैं। तो बैंक बच्चों को जो है प्लेसमेंट 100% मिल जा रही है। वेरी गुड। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात जो आपने भी बताई कि
थ्योरी से ज्यादा आपकी यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है। आई थिंक ये एक बहुत ही जरूरी बात है जो बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज को अपने एक बेसिक करिकुलम में उतारना चाहिए। बिकॉज किताबी दुनिया से जब हम बाहर निकलते हैं और असल दुनिया में जाते हैं, तो जो हम असल दुनिया में शिक्षा लेते हैं और सीखते हैं, वही हमारा एक्सपीरियंस बनता चला जाता है, जिसको हम तजुर्बा बोलते हैं। एंड अगर क्योंकि आप दरअसल में क्या हो रखा है इस समय, जब मैं देखता हूँ बहुत क्लोजली, जी तो एक ह्यूज गैप है एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में। यस जी प्रोफेसर्स लोग जो पढ़ाते हैं उनको इंडस्ट्री का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है उनको पता नहीं चलता है, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है वो फैकल्टी को पता नहीं लगती है। तो जब तक ये सामंजस्य दूर नहीं होगा, हमने सामंजस्य को दूर, ये जो गैप है, इस गैप को दूर करने के लिए हम लोगों ने स्टेप उठा रखे हैं। इंडस्ट्री के लोगों को हम इन्वाइट करते हैं, उनको पूछते हैं भैया आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे जब हम बोर्ड ऑफ स्टडीज करते हैं उसमें हम इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं कि कैरिकुलम में क्या चेंजेस चाहिए। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि 3 साल के बाद ही कैरिकुलम चेंज होगा। मैंने फैकल्टी को बोल रखा आपको जितनी जब आपको रिक्वायरमेंट हो कैरिकुलम में कोई चेंजेस लाने की, आप तुरंत लाइए, एकेडमिक काउंसिल उसको पास करेगी और जो नया कैरिकुलम होगा उसको हम तुरंत इंप्लीमेंट कर देंगे। ये बहुत आवश्यक है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसको ये समझना कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी ट्रेंड मैन फोर्स डेवलप करें वो जिसकी की सोसाइटी की नीड है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इस ओर मैं ये समझता हूं कि हर यूनिवर्सिटी को, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस गैप को जितना कम होगा वो करना चाहिए। राइट। एंड ये एक बहुत अच्छी सोच है जो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिकॉज ये सोच जो है उसको जरूरत है कि हमारे देश में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में उतारा जाए, ताकि इससे आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे कि भी डॉक्टर धस्माना भी कह ही रहे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको इसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करी जाए। बिकॉज इससे जो अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू अगर कोई भी यूनिवर्सिटी थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करे, किताबी दुनिया या किताबी शिक्षा के ऊपर ज्यादा फोकस करे। मैं यहाँ से डॉक्टर धस्माना आगे बढ़ूंगी और अगला सवाल जो मेरा आपसे होने वाला है वो ये है कि SRHU की प्राथमिकता उत्तराखंड की युवाओं का कौशल विकास रहा है। इसके लिए आपका विश्वविद्यालय किस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है, थोड़ा हमें उस बारे में भी बताएं। देखिए, ये जो कोविड पीरियड रहा है ये सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख रही है। नो डाउट इसमें बहुत जान माल की हानि हुई, फाइनेंशियल सेक्टर को नुकसान हुआ, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, लेकिन इसने एक सीख भी हमको दी है कि हमको टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करके कैसे अपने जीवन को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, इस जीवन की जो कठिनाइयां उनको कैसे दूर कर सकते हैं। इस कोविड काल में हमने ये देखा कि उत्तराखंड के बहुत से ऐसे युवा थे जो बाहर खास करके होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, क्योंकि कोविड ने टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा हिट किया और उससे बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हुए हैं। तो वो जितने भी बच्चे थे जो ट्रेंड थे वो ऊपर पहाड़ों में आ गए। उत्तराखंड देखिए भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत इसकी जो टेरेन है वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है और जितने ये पहाड़ी राज्य होते हैं इनकी अपनी अलग तरह की समस्याएं होती हैं। उत्तराखंड की भी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पर सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, कहीं पर पानी की व्यवस्था है लेकिन कहीं पर पानी नहीं है। तो उत्तराखंड के मामले में ये जैसे कहा जाता है कि उत्तराखंड के पानी ने और उत्तराखंड की जवानी ने उत्तराखंड का साथ नहीं दिया। गंगा यमुना यहाँ से निकलती है और यहीं के लोग प्यासे हैं ऊपर पहाड़ों में। और आज आजादी के 75 साल हो गए, अब जो नेशनल जल जीवन मिशन है उसके अंदर एक बहुत अच्छा काम उत्तराखंड में हो रहा है। तो पीने के पानी की समस्या जगह जगह है, सीनिक ब्यूटी है, अच्छा काम किया जा सकता है। सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, अभी इन्होंने होम स्टे योजना लागू करी थी, लेकिन हमने देखा कि होम स्टे योजना का प्रचार प्रसार तो हुआ लेकिन धरातल पे बच्चों को या जिस परिवार को होम स्टे चलाना है उसको यही पता नहीं होम स्टे होता क्या है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि सबसे पहले काम हम इसकी तरफ करेंगे और हम लोगों ने उत्तराखंड की 80 डेस्टिनेशन में, बोथ कुमाऊं रीजन एंड गढ़वाल रीजन, इसमें हम लोगों ने डेस्टिनेशन सेलेक्ट की और हमने ये निर्णय लिया था कि हम स्टार्टिंग में 1000 युवाओं को होम स्टे योजना के अंदर ट्रेनिंग देंगे। उस 3 महीने की ट्रेनिंग होगी और फ्री ट्रेनिंग उनको देंगे हम। इसमें स्टार्टिंग से लेके होम स्टे क्या होता है, होम स्टे कैसे रखना है, होम स्टे के लिए आपको क्या क्या करना है, रूम कैसा होता है,
कैसे आपको अपने घर को रखना है। बहुत ज्यादा उसमें तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने अभी तक हम 200 बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं और अभी हमको 800 को और ट्रेन करना है। और ये बच्चे अपना होम स्टे इन्होंने चालू कर दिया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम इनका एक नेटवर्क बना करके, जैसे मेक माई ट्रिप है या ओयो है, उनके साथ क्लब करेंगे ताकि इनका एक वेबसाइट अच्छी बने, ये नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बच्चे आगे आए। तो होम स्टे के ऊपर हम बहुत बहुत एक्सटेंसिव रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक सूर्य मित्र योजना हमारी यूनिवर्सिटी में शुरू की है, जिसमें सोलर लाइटें हैं, सोलर पैनल हैं, इनको ठीक करने के लिए हम लोगों ने नया कार्यक्रम जो उसका है स्किल डेवलपमेंट का ये शुरू किया है। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के उसमें हम लोगों ने काम शुरू किया हुआ है। किसानों के ऊपर हम लोग पहाड़ में काम कर रहे हैं, जिसमें हम किसानों को ये कह रहे हैं कि आप रूटीन क्रॉप को न उगाइए, इसके अलावा आप क्या कीजिए, कैश क्रॉप उगाइए, जिसमें हल्दी है, जिंजर है, मिर्च है, बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची किसानों उगा रहे थे लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल रहा था। उनको हमने कहा कि आप उगाने का काम आप कीजिए, मार्केट ढूंढने का हमारा है। हमारे जो एक रूरल डेवलपमेंट विंग है उसमें हमारे बहुत अच्छे जो हमारे सोशल वर्कर हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ताकि उन किसानों को वहीं घर बैठे वो जो क्रॉप उगा रहे हैं, कैश क्रॉप, उनको इधर उधर ना भटकना पड़े, वो सीधा तुरंत अपनी फसल को बेचें और उसको तुरंत उनको पैसा मिल जाए। तो ये एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में हम लोग इस तरह के जो काम कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए लॉन्ग रन में लाभकारी सिद्ध होंगे। और क्योंकि जब उत्तराखंड नहीं था तब भी उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन थी, और आज उत्तराखंड बन गया है तब भी सबसे बड़ी समस्या पलायन है। तो उस पलायन को भी रोकना है, क्योंकि हम लोग एक भौगोलिक दृष्टिकोण से बॉर्डर स्टेट हैं, और बॉर्डर स्टेट में हमारे जो वहाँ के जो हैबिटाट है, जो हम लोग वहाँ के रहने वाले लोग हैं, गांव के गांव खाली ना हो, वहाँ हमारे लोग रहें। तो ये इस ओर हमारा एक प्रयास है और मैं समझता हूँ कि लॉन्ग रन में ये उत्तराखंड के लिए लाभकारी होगा। होपफुली जो आपने यहाँ बात कही है, जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि लंबे सफर में अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह की प्रगति का आप प्रयास कर रहे हैं, आई होप वो ख्वाब, वो प्रयास आपके सफल हो आगे चलकर। डॉक्टर धस्माना, यहाँ से मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों में शुमार है। भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत देश भर में सबसे ज्यादा रोगियों का उपचार भी आप ही के हॉस्पिटल में हुआ है। तो बताइए, कैसे ये हॉस्पिटल हाई क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं देने में सक्षम है? जैसे मैंने कहा कि हमारी फिलॉसफी है मानव सेवा करना। तो सब डॉक्टर, सब नर्सिंग स्टाफ, जितने भी वहां पे हमारे अन्य कर्मचारी हैं, वो सब जानते हैं कि जो संस्थान का मूलभूत उद्देश्य है वो मानव सेवा करना है। हमारे यहाँ डॉक्टरों की जो सैलरी है, अगर आप उसको दूसरे सेक्टर से जोड़ेंगे, दूसरे सेक्टर जैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कर रहे हैं, हमारे यहाँ कई डॉक्टरों की सैलरी लेस नहीं है, डॉक्टरों की सैलरी बड़ी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर के ऊपर ये प्रेशर नहीं होता है कि आपको इतना कमा के देना है। हमारा बहुत साफ साफ उनको मैसेज है, आप साइंटिफिक काम कीजिए, आप जो रिक्वायर्ड है वो कीजिए, अपना कम्युनिकेशन मरीज के साथ ठीक रखिए। क्वालिटी सुविधाओं का मतलब खाली एयर कंडीशन रूम नहीं है कि बड़े बड़े वुडन पैनल लगा दिए और उससे हो गया। क्वालिटी सुविधा से जो हमारा प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो फॉलो हो। हमारा अस्पताल NABH अस्पताल है, क्योंकि और मैं पूरे हिंदुस्तान में टीचिंग हॉस्पिटल में 8 या 10 करीब 700 मेडिकल कॉलेज हैं, और उन 700 मेडिकल कॉलेजों को जो टीचिंग हॉस्पिटल है, मुश्किल से 8 से 10 हॉस्पिटल को जो है NABH मिला हुआ है। NABH के प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबके अंदर, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे दूसरा स्टाफ हो, उनके अंदर क्योंकि सेवा भाव एक है। दूसरा, जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसमें कहीं पर भी हम कोई रियायत नहीं करते हैं, और इसलिए इन दो कारणों से हम लोग जो है क्वालिटी सेवा दे पा रहे हैं। आयुष्मान भारत स्कीम का जहां तक मैं कहूंगा कि आयुष्मान भारत स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम प्रधानमंत्री जी ने लागू करी, उत्तराखंड में भी उसको लागू किया गया। पूरे देश में मैं नहीं समझता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल कोई आगे आ रहे हैं इस सेवा में शासन या प्रशासन या जनता का साथ देने के लिए, क्योंकि उसमें चार्जेस कंपैरेटिवली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स देते हैं उससे बहुत कम है। लेकिन आयुष्मान अथॉरिटी, जो नेशनल आयुष्मान अथॉरिटी है, वो समय समय पे उनको देख रही है, रेट रिवाइज कर रही है। और हमारा क्योंकि सेवा भाव हमारा है, तो इसलिए उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में हम लोग इस समय नंबर 1 पोजीशन पे हैं आयुष्मान भारत के अंदर सेवा देने में।
इसकी जो पेमेंट होती है, हमारी जो यहाँ स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है, विद इन अ वीक पेमेंट आ जाता है। तो क्योंकि एक पैसा आ रहा है, टाइमली रोटेट हो रहा है, तो हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होती है और जनता की सेवा हो रही है। क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे हैं NABH के हैं, तो हम क्वालिटी सेवा भी दे रहे हैं। तो मरीज को भी अच्छा लगता है कि एक तरह से जो नेशनल ये आयुष्मान योजना है, इसमें जो सुविधाएं उनको हैं, एक क्वालिटी अस्पताल दे रहा है, फैसिलिटी सब मिल रही हैं, तो इसलिए भी मरीज हमारे यहाँ आकर के इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। आपके सारे प्रयास सराहनीय है डॉक्टर धस्माना, उसके लिए शुक्रिया। इस बातचीत को डॉक्टर धस्माना मैं अब आगे बढ़ाऊंगी और आपसे पूछूंगी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित होता है। तो ऐसे में आप लगातार तनाव और दबाव से कैसे निपटते हैं और हर समय टेक्नोलॉजी से कैसे अपडेटेड रहते हैं? ये आसान कार्य तो नहीं होता होगा डॉक्टर? देखिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक अलग तरह का फील्ड है, मैनेजमेंट तो है, लेकिन इसमें क्योंकि मानव की जो मरीज आपका अस्पताल में आता है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी भावनाएं हैं, वो भी स्ट्रेस्ड है, उसको भी हर तरह के स्ट्रेस होते हैं, फैमिली के तौर पे भी वो ड्रेन हो रखा है इमोशनली, किसी के पास फाइनेंसेस नहीं होते हैं, कई बार उसको यही पता नहीं लगता कि मेरे मरीज के साथ क्या हो रहा है। तो हॉस्पिटल में जो हमारी टीम है, उनको सबको ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो टाइमली हॉस्पिटल में जो भी मरीज भर्ती हो रखे हैं उनके साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ कम्युनिकेशन ठीक रखें। कहीं पे कोई समस्या है तो उसकी हमारी एक अलग से विंग रहती है, काम कर रही है हमारी टीम, वो उनके साथ तुरंत जो भी उनकी कोई समस्या होती है तो उसको दूर करते हैं। टेक्नोलॉजी का जहां तक सवाल है, टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस के फील्ड में बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। कैंसर के क्षेत्र में अगर मैं रेडियोथेरेपी मशीन को ले लूं, 8-10 करोड़ रुपए की रेडियोथेरेपी मशीन आती है, और वो जो ये मुश्किल होता है फिर कि उसकी कॉस्ट को रिकवर करना है और फिर आपको आगे नई मशीन लेने के लिए भी पैसा इकट्ठा करना है। लेकिन हमारी जो फिलॉसफी है वो ये है कि बजाय हम 4-5 मरीजों के करने के, हम वॉल्यूम में करें। वॉल्यूम में अगर खेलेंगे तो जहां आप 4 लोग कर रहे हैं, अगर आप 20 का करेंगे तो आपका पैसा पूरा निकल आएगा। और ये मैं समझता हूं कि हर हॉस्पिटल को इसी फिलॉसफी से काम करना चाहिए, वॉल्यूम में खेलें। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेम स्टाफ है, आपका टाइम भी है, तो वॉल्यूम में अगर आप खेलेंगे तो टेक्नोलॉजी से जो है आप जो नई टेक्नोलॉजी उसके साथ आप जुड़े रह सकते हैं। जहां तक तनाव की बात है, मैं समझता हूं ये इंसान का अपना नेचर है तनाव रखना। और जैसे कि मैंने कहा, एक फिलॉसफी जो स्वामी जी की है कि हमें मानव की सेवा करनी है, मेरे अंदर भी ईश्वर है और जिस मानव की सेवा कर रहा हूं मैं उसके अंदर भी ईश्वर है। अगर हम इस फिलॉसफी के साथ काम करेंगे और ये हमारे मन में रहेगा, ये हर किसी, मैं समझता हूं हर किसी व्यक्ति के मन में ये होना चाहिए कि नियति ने उसको काम दिया। प्रधानमंत्री जी को नियति ने प्रधानमंत्री बनाया है, आपको नियति ने जर्नलिस्ट बनाया है, मुझे नियति ने दिया कि ये संस्थान चलाना है। तो हर आदमी एक पपेट के रूप में, मैं समझता हूँ पपेट है हम, हमारे अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम कठपुतली हैं, ऊपर वाले के हाथ में डोर है, हम अपना काम कर रहे हैं, ये रंगमंच है, इस पे अगर हम अपना अभिनय ठीक ढंग से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, मंत्री लोग अपना काम कर रहे हैं, पुलिस वाले अपना काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम करते हैं, डॉक्टर अपना काम करते हैं, तो अगर हम ये सब सोच करके ये करें कि भाई मैं कठपुतली हूं, मुझे एक काम नियति ने सौंपा हुआ है और मुझे इस काम को करना है, अब उसको मैं मन मार के करूं तो समस्या है, करना तो है ही, तो मन क्यों मारना है, उसको अगर आप खुश मन से कीजिए तो मैं नहीं समझता कि कोई स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस इसलिए होता है कि हम अपने मन को मारते हैं, यार मैं कहाँ फंस गया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, या तो छोड़ दो, सिर्फ त्याग के बैठ जाओ किनारे के, भाई मुझे नहीं करना है। आप बैठ जाइए कहीं पर, जाइए लंगोट पहन के हिमालय में चले जाइए। लेकिन अगर आप अपना काम कर रहे हैं, अब डॉक्टरों के कई बार लगातार सर्जरी कर रहे हैं, कई बार मैं देखता हूं हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं एक एक दिन में 10-10, 12-12 सर्जरी कर रहे हैं, बेचारे थक भी जाते हैं। लेकिन जब उनको दिखता है कि मेरा मरीज अच्छा हो गया है, मरीज जब उसके सर पे हाथ रखता है, तो वो एक अलग तरह की अनुभूति होती है कि यार मुझे आशीर्वाद मिल गया, वो मुझे रिवार्ड मिल गया मुझे। तो दुआएं देने वाले लोग बहुत हैं, अगर हम उनके लिए रास्ता, उनका हम अच्छा काम कर सकते हैं, उनके लिए उनके दुख दर्द को दूर मिटा सकते हैं, तो दुआएं आपको मिलेंगी। इसलिए स्ट्रेस में मत रहिए, जो नियति ने आपको रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलिए, अपने मन को खुश रखिए। और समाज सेवा के लिए हम लोग आए हैं, ऊपर वाले ने भेजा है, तो जितने भी समय जीवन है, सांस कब रुके ये किसी को नहीं पता।
तो सांस रुकने से पहले जो आपके हाथ से बेस्ट हो सकता है उसको कीजिए, तो आपको कभी तनाव नहीं होगा। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर धस्माना। इनफैक्ट मैं खुद भी ये मानती हूँ कि मन को हमेशा खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम देखें तो मन में भार लेके चलना ज्यादा मुश्किल है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि मन को खुश रखें, जो भी काम करें उसको पूरा मन लगा कर करें तो खुशी खुद ब खुद मिलेगी। एज वी से इट्स एन इंटरनल प्रोसेस। खुशी बिल्कुल जो भी रास्ता है हमारे अंदर हमें मिलती है। बाहरी तरीकों से हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती है। बाहर की खुशी मोमेंटरी है, अंदर की जो खुशी है वो परमानेंट है। ये हमको बाहर बाहर की खुशी अगर हम बाहर के तंत्र में हम खुशी ढूंढेंगे तो क्षणिक होगी, उससे हमें कष्ट भी होगा। इसलिए हमने अंदर की खुशी को जगाए रखिए, आप कभी हार नहीं सकते। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर धस्माना। हम इस बातचीत को बहुत आगे चाहते थे कि बढ़ता जाए, लेकिन बढ़ती चली जाए, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है। तो इसलिए इस बातचीत को समाप्त करने से पहले मेरे जहन में एक और सवाल आपके लिए आता है, जो आपकी की यूनिवर्सिटी के लिए है, कि SRHU की कुछ सामाजिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हम लोग विश्वविद्यालय तो जैसे 2013 में बना है, लेकिन जो सामाजिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, सामाजिक क्षेत्र के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वो जब से संस्थान बना था 1990 से तब से कर रहे हैं। और हमने लगभग 2000 गांव में हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें प्राइमरी हेल्थ के ऊपर है, महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर है, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य के ऊपर है, माल न्यूट्रिशन के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है। हमारी मोबाइल लाइब्रेरी चल रही हैं। हम लोगों ने टेलीमेडिसिन के सेंटर खोले हुए हैं, जिससे कि मरीज वहीं बैठ करके हमारे यहाँ डॉक्टरों से कंसल्टेशन कर सकें। लगभग 350 से ऊपर गांव में हम पीने का पानी पहुंचा चुके हैं। पीने का पानी पहाड़ के लिए आप ये देख लीजिए कि पहाड़ की पूरी जो रीढ़ है महिलाएं हैं। चाहे खेती बाड़ी करनी हो, चाहे पानी लाना हो, या जो भी बाहर के काम करने हो, तो महिलाएं 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाकर के बेटियां पानी लाती थी। आज उनको पानी घर में मिल रहा है, उससे उनका समय बच गया है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं। स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। जो हमारे यहाँ पहाड़ की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। तो एजुकेशन के ऊपर, इनकम जनरेशन के ऊपर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बी कीपिंग किया है, लोगों से जो है शॉल बनवाए हैं। तो हम सामाजिक उत्थान के बहुत सारे काम, यूनिवर्सिटी हमारी लगातार काम कर रही है, और हमारा प्रयास है कि जो भी हमारी तरफ से बन सकता है समाज के लिए, समाज उपयोगी कार्य करने के लिए, हम लोग इतने साल से काम करते आए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय का काम खाली एजुकेशन देना नहीं है, विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा रोल होता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और विश्वविद्यालय एजुकेशन देने के साथ साथ समाज को संगठित रखने के लिए, समाज में एक नई अलख जगाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए, हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो, ये करना भी विश्वविद्यालय का काम है। तो हम इन सब क्षेत्रों में, हमारा विश्वविद्यालय पिछले विगत कई वर्षों से काम कर रहा है, और धीरे धीरे उसके जो अच्छे परिणाम हैं वो सामने आ रहे हैं। जी, डॉक्टर धस्माना, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि इस पूरी बातचीत को मैं यहाँ समाप्त करूं, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो उसमें आप सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, और उसके साथ ही साथ आपके छात्र जब आपकी यूनिवर्सिटी छोड़कर जाएं तो सबसे पहले एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्ति बन सके, उसके लिए आप सभी के प्रयासों के लिए सराहनीय है आप सबके प्रयास। हमारी तरफ से आपको सबको पहले तो मुबारकबाद, और उसके साथ ही साथ धन्यवाद कि आप लोग ऐसी सोच रखते हैं और उस सोच को अपने छात्रों में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद जी, आपका एक मौका देने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। हमारे जो कार्यक्रम है, हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं, उसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने के आपने मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। शुक्रिया डॉक्टर धस्माना इसके साथ हमारे साथ आज यहाँ बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, जब हम SRHU के कुछ और नए इनिशिएटिव्स और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बातचीत कर सके। लेकिन आज हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।